आजाद भारत में जन्मे सहज कहानियों के रचनाकार, नाटक वाचन कला के विशेषज्ञ नवनीत मिश्र प्रसारण और लेखन माध्यम का जाना पहचाना मशहूर नाम है। 5 कहानी संग्रह, 1 नाटक और 2 वाचन कला पर किताबें इनकी प्रकाशित हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 1992 में कथा संग्रह मैंने कुछ नहीं देखा, 2004 में किया जाता है सबको बाइज्जत बरी कथा संग्रह को पुरस्कृत किया और 2018 में लंबी साहित्य और हिंदी की सेवा के लिए साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया। वाणी आकाशवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार योजना में 2007 में प्रथम पुरस्कार मिला। आकाशवाणी में 10 वर्ष उद्घोषक और 27 वर्ष तक समाचार वाचक रहे नवनीत मिश्र आज हमारे साथ हैं। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में नवनीत मिश्र जी, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपके कहानी लेखन पर वरिष्ठ रचनाकार पंडित श्रीलाल शुक्ल ने बड़ी मीठी चुटकी ली है। कई आलोचकों की निगाह में समकालीन हिंदी साहित्य में कहानी संभवतः सबसे सशक्त विधा का दर्जा तो पा चुकी है और जिन रचनाकारों के कृतित्व से ऐसा संभव हुआ है उनमें नवनीत मिश्र का नाम बिना हिचक के लिया जा सकता है। तो हम बात शुरू करते हैं आपके कहानी लेखन से। 5 कहानी संग्रह आपके प्रकाशित हैं। कौन सी कहानी या कहानियां आपको बहुत पसंद हैं? देह भर नहीं जी और झूठी सच्ची हथेलियां, जी, ये 2 कहानियां मुझको अपनी अच्छी लगती हैं। जी। कहानी लेखन में एक कीर्तिमान तो आपके पितामह ने भी स्थापित किया था 100 साल पहले, 100 से अधिक विज्ञान कथाएं लिखकर। कुछ उसके बारे में बताएंगे? मेरे जो पितामह के छोटे भाई थे, अच्छा। डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र जी, जी जी, वो लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के 3रे या 4थे बैच के MBBS थे जी, और वो सीतापुर में प्रैक्टिस करते थे जी, और वो चिकित्सा विज्ञान के जो सामान्य नियम होते हैं जी, शरीर को लेकर के, उनको आधार बना करके उन्होंने विज्ञान कथाएं लिखी। अच्छा। और वो काफी अच्छी कहानियां जी हैं जी, और विज्ञान कथाकारों में उनका अग्रणी स्थान है। जी, तो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की चीज है। जी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जी, तब उनकी कहानियां पढ़ते थे हम लोग। जी, तो और उस समय ज्यादा तो समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ विकसित होती गई जी, वैसे वैसे उन कहानियों का आस्वाद भी बदलता गया। जी। जी। वैसे तो आपकी जो चुप रहने की आदत है, मैंने आप चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक बार माइक आ जाए तो आप में बोलने की तरंगे उठने लगती है। उद्घोषणा, कमेंट्री, अभिनय के साथ साथ आपके समाचार वाचन को भी जोड़ लिया जाए तो नवनीत जी, प्रसारण के क्षेत्र में वाचन कला से जुड़ी जो आपकी दोनों किताबें हैं, एक वाणी आकाशवाणी और दूसरी लखनऊ का आकाशवाणी, दोनों बहुत दिलचस्प हैं। लखनऊ का आकाशवाणी में जो इतिहास से जुड़े, मतलब लखनऊ आकाशवाणी के इतिहास से जुड़े हुए कुछ बहुत ही रोचक किस्से हैं, वो कैसे आपने सब जमा किए? जब हम वो किताब लिख रहे थे वाणी आकाशवाणी जी, तो हमने इलाहाबाद की यात्रा की जी, और वहां पर युक्तिभद्र दीक्षित जी से भेंट की जी, नरलीश्वर उपाध्याय जी से भेंट की। हाँ, वो तो पितामह हैं आकाशवाणी के। विजय बोस जी से मिले जी, और बहुत सारी सूचना, क्योंकि जिस जमाने की वो बातें हैं
उस जमाने में तो शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जी। तो ऑथेंटिसिटी के लिए, प्रामाणिकता के लिए मैंने लोगों से बात की, और उसमें एक रोचक प्रसंग है महाकवि निराला का। जी। जब वो आकाशवाणी लखनऊ में आए और किस तरह से अयाज साहब जो अनाउंसर थे, जो कि भरत दीक्षित जी के जो पिता थे पढ़ीस जी, वो अवधि के बड़े जाने माने कवि थे जी, और उन्हीं को ये काम सौंपा गया था कि वो, अच्छा इससे पहले की एक चीज और बता दूं आपको कि पहले रेडियो की जो भाषा थी वो उसमें उर्दू बहुत ज्यादा थी जी। शहजादा राम जलवा फरोज होते थे, इस तरह की शब्दावली थी। पारसी थिएटर का प्रभाव जी। तो हिंदी के जो लोग थे, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, अमृतलाल नागर जी और भगवती चरण वर्मा जी, और इस तरह के तमाम लोग, तो उन सब में एक असंतोष था कि आकाशवाणी लखनऊ से हिंदी का कोई कार्यक्रम नहीं होता है जी। अब ये सब मिल करके और गए मुलाकात करने स्टेशन डायरेक्टर से, तो कहा कि आप लोगों में से कोई संभाल ले उस जिम्मेदारी को, तो का कार्यक्रम प्रसारित होना शुरू हो जाए। जी जी, एडमिनिस्ट्रेटर का पहला यही विकल्प होता है कि आप समस्या लेके आ रहे हैं तो आप समाधान भी बन जाइए। अब उसमें क्या था कि सारे लोग जो थे वो अपने अपने लेखन में व्यस्त थे। अब इतनी फुर्सत किसको थी कि वो अपना लेखन दांव पर लगा करके और रेडियो में हिंदी कार्यक्रमों का जिम्मा ले। तो फिर ये हुआ कि परहेज जी जो है उनको ये काम सौंपा जाए जी। तो इस तरह से परहेज जी को उसका इंचार्ज बनाया गया। इसका मतलब परहेज जी उस समय स्टाफ में थे, वहाँ पे वो कॉपीस्ट थे जी जी, कॉपीस्ट थे वो, और उनको ये जिम्मा दिया गया जी। और निराला जी का बड़ा स्नेह उनको प्राप्त था। उन्होंने सोचा कि हिंदी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो महाकवि को अगर बुलाया जाए तो उससे अच्छा प्रारंभ और क्या होगा जी जी। तो इस तरह से वो आए और जब वो अनाउंसमेंट उनका तैयार कर रहे थे तो अयाज साहब थे अनाउंसर जी, वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो उसका कहा जो था कुछ ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट तो मैं करूँगा। अली जी ने कहा कि ठीक है आप कीजिए। तो महाकवि स्टूडियो में जाके बैठे। अच्छा, उस जमाने में आज की तरह से शीशे की दीवार नहीं होती थी बीच जी जी, यही माइक्रोफोन होता था और उसी से अनाउंसर जो था अनाउंसमेंट भी कर देता था और उसी से जो हमारा कलाकार होता था वो परफॉर्मेंस देता था। अच्छा, मल्टीपर्पज। वैसे तो सराउंड माइक होता है वहाँ पर, लेकिन अनाउंसर भी उसी से काम चलाते थे जी। उस जमाने में शायद इस तरह के माइक्रोफोन नहीं थे जी जी, इसमें एक ही वन साइडेड होता था। और जैसे शाहजिंदे अगर बैठे हैं तो कई सारे माइक्रोफोन लग जाते थे जी जी। और टॉक में एक माइक्रोफोन होता था। तो जो अनाउंसर होता था वो टॉकर के कंधे की तरफ से मुंह निकाल करके और अनाउंसमेंट कर देता था और या तो वो अपना बोलना शुरू कर देता। बहुत ही रोचक सारी चीजें, जब आप उनको इमेजिन करिए कि कैसे रोज का काम चलता था जी। तो अयाज साहब जो थे वो क्या, एक चीज और बता दूं कि उस जमाने में जो अनाउंसमेंट लिखे जाते थे वो रोमन में लिखे जाते थे। अच्छा, रोमन में लिखते थे। तो सूर्य जैसे सूर्य का सूर्या हो गया, सूर्या कांता त्रिपाठा निराली। अब हुआ ये
नाम ही इतना सुंदर हो गया। वो कंधे की तरफ से मुंह निकाल करके और बोल रहे थे जी। अब महाकवि का सान्निध्य और उनका अपना व्यक्तित्व का एक आतंक, दूसरे सही जानकारी न होना। तो उन्होंने जब अयाज साहब ने जब कहा कि सूर्यकांता त्रिपाठी निराली, तो महाकवि ने गर्दन दबोच दी उनकी। और फिर रेडियो पर वो गुच्च गुच्च की आवाजें आने लगी, ऐसा लगा तो ड्यूटी ऑफिसर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव सब सजीव प्रसारण हो रहा है। जी जी। तो उसने देखा कि अयाज साहब की गर्दन फंसी हुई है। तो जब हरीश जी गए वहां पर, तब जाके उनकी गर्दन छूटी। तो महाकवि तुरंत ही नाराज होकर के उठ के खड़े हो गए। तो हम तुमसे कहा रहे यहाँ हमको न कविता पढ़वाओ, और तुम कहा था कि इतने लोग सुने हैं। और उन्होंने बैशवारी में उनको जांच पिलाई। तो क्या अच्छा चलो चलिए अभी टाइम एक्सटेंड कर देंगे, उसके बाद आपका व्यवस्था हो जाएगा। अभी आप स्टेशन डायरेक्टर के पास चलिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल हुआ ले चलिए तो उन्होंने काम मारो। चलो सुख पे चलो हम और चले गए। बाद में कभी आए होंगे, बाद में कोई आकर के रिवर्स आए होंगे जी। और एक नाटक का भी प्रसंग था ना वहाँ पर, सजीव प्रसारण में कोई संकट आ गया था। वो गुल मोहम्मद शाह साहब जो थे, वो ड्रामा प्रोड्यूसर थे जी। तो एक बार अच्छा नाटक सब सजीव होते थे जी। तो लाइव ब्रॉडकास्ट में थी गौहर नाम की एक आर्टिस्ट थी, वो आई नहीं जी। और शाह साहब जो थे वो आकाशवाणी के कॉरिडोर में टहल रहे थे, बेचैन थे कि कैसे होगा, 7 बजे 7:30 बजे का नाटक है और हीरोइन अभी तक आई नहीं। तो स्टेशन डायरेक्टर जब उतरे अपने घर जाने के लिए तो कॉरिडोर में उन्होंने शाह साहब को टहलते हुए देखा। उनका कि क्या बात है, आप यहाँ कैसे टहल रहे हैं? तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई। तो स्टेशन डायरेक्टर के नाम इस समय मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि लाइए स्क्रिप्ट हमको दीजिए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको आपको आकाशवाणी में एक शब्द होता है डेविएशन। तो आज तो डेविएशन कोई खास चीज नहीं है, लेकिन उस जमाने में डेविएशन जो है बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। जी। अब कार्यक्रम का डेविएशन होना जो था वो क्राइम होता था। तो शाह साहब ने बातों में उनसे कहा कि लगता है प्रोग्राम डेविएट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं डेविएट मत कीजिए, आप अनाउंस करवा दीजिए। और उन स्टेशन डायरेक्टर ने महिला का वो रोल, गौहर का वो रोल पूरे नाटक में किया और कोई नहीं जान पाया ये कोई पुरुष बोल रहा है। जी जी। उस जमाने के जो स्टेशन डायरेक्टर्स होते थे जी, वो भी बड़े गुणी हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई सजीव प्रसारण के लिए कोई चैलेंज कैसे ले सकता है अगर वो बिल्कुल साहसी ना हो और कुशल ना हो, दोनों चीजें। मतलब आपने स्क्रिप्ट भी नहीं देखी है, आपने रिहर्सल भी नहीं किया है, लेकिन आप किस तरह से आपने उसका निर्वाह किया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत दिलचस्प है पूरा प्रसंग। सलाम है मेरा, सलाम है मेरा। बिल्कुल जी। अच्छा नवनीत जी, बातचीत के लिए आपसे जुड़ी वैसे तो प्रचुर सामग्री है, फिर भी एक पारंपरिक सवाल मुझे जरूरी लग रहा है। आपके पिता हिंदी के बड़े प्रोफेसर, साहित्यकार और संगीत के जानकार थे। महान लेखक, कलाकार आपके यहाँ बैठकें हुआ करती थी, गोष्ठियां उसमें आते थे। इस माहौल ने आपको कला से जोड़ा या आप उन सबसे अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे? जैसे हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में 2 उदाहरण मिलते हैं। अमृत राय जी प्रेमचंद की छाया से बचते थे और डॉक्टर काशीनाथ सिंह जी प्रोफेसर नामवर सिंह जो उनके बड़े भाई थे, उनके प्रभा मंडल से बचते थे। आपके साथ स्थिति कैसी थी? देखिए, जिस जमाने में हमने बड़े बड़े साहित्यकारों को अपने पिता के घर में देखा,
जी। वो मेरी बहुत कम उम्र थी जी। मैं केवल मुग्ध भाव से उनको देख सकता था, बल्कि शायद वो क्षमता भी नहीं थी। जी जी। क्योंकि मैं जब 9th क्लास में था तब मेरे पिता 1962 में दिवंगत हो गए थे। अच्छा। तो हाँ, तो बड़े रचनाकारों को देख करके उनसे प्रभावित होना, वो उसकी भी तमीज नहीं थी। जी जी जी। तो ये कहना तो गलत होगा कि बस ये है कि लगता था कि हाँ ये लिखते हैं, बहुत बड़े लोग हैं जी। ये एक भाव मन में आता था। जी। और जहाँ तक अपने पूर्वजों के नाम से परहेज करने की बात है, तो किन्हीं मायनों में ये अच्छा भी लगता है और किन्हीं मायनों में हम मनता जैसी भी लगती है, क्योंकि डीएनए तो वही है ना। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये साहित्यिक जो लोग आते हैं, लोग बैठते हैं, मिलते हैं ना, तो ये आपको माहौल देता है जी। लेकिन कोई कहे कि इससे साहित्य के अंकुर आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। मुझे याद है कि जब मेरे पिता से मिलने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आए जी, तो मेरे पिता ने उठ करके दरवाजा खोला और उनको देखते ही कहा अहोभाग्य। वो जो अहोभाग्य शब्द था वो उस दिन से मेरे साथ है। मैं बहुत छोटा था मगर वो अहोभाग्य शब्द जो है वो मुझको उसी दिन से इतना प्रिय हो गया। तो इस तरह से अगर वो और जीवित रहते और हमको उनका साथ मिला होता तो शायद मैं उनसे और भी कुछ पाता। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो आपके जीवन में अविस्मरणीय बन जाती हैं। कुछ आज कहीं पर अगर आप लेखक बनते हैं और प्रभु कृपा से आप लिखने लगते हैं तो उसमें ये सब चीजें अप्रत्यक्ष रूप से आपको बल प्रदान करती हैं। जी, सही बात कही आपने। अच्छा, रेडियो नाटकों के लिए आपने काफी लेखन किया और अभिनय भी आपने काफी किए और कहानियों के नाट्य रूपांतरण भी किए, तो इस अनुभव को आप हमारे साथ साझा करें तो अच्छा हो। और रेडियो में नाटक मैं 1963 से कर रहा हूँ। जी। मेरे पिता की मृत्यु 1962 में हो गई थी। जी। और उससे पहले मैं 2 ऑडिशन में फेल हो चुका था। तो 1963 में फिर एक ऑडिशन में बुलाया गया। तो जयदेव शर्मा कमल जी जो थे वो सहयोग करने के लिए स्टूडियो में थे। तो शीशे के उस पार से किसी आवाज ने कहा कि आपका अगर अपना कोई नाटक का हिस्सा तैयार किया गया हो तो उसको सुनाइए। तो मैंने एक चूंकि ये चीजें पहले हो चुकी थी तो मैं उसके लिए तैयार था कि ये सवाल अगर किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने एक सीन उसमें क्रिएट किया कि एक लड़का है जिसके पिता जो है मृत्युशैया पर है और वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे बाबू को बचा लीजिए। अच्छा, मैंने वो डायलॉग दोनों ही आवाजों में, डॉक्टर का रोल भी और उस लड़के का रोल भी, दोनों को मैंने और जब मैं ये रोल नाटक का ये भाग जो था, जब मैं मेरे पिता को बचा लीजिए कहते कहते मैं फूट पड़ता हूँ और रो करके ये बात कहने लगता हूँ, तो दरअसल मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। मेरे पिता की नई अतीत में मृत्यु हुई थी तो वो दुख तो मेरे मन में था ही
और रूपांतरित हो गया वो उस समय, वो रूपांतरित हो गया। तो जजेस ने समझा कि मैं बहुत अच्छा अभिनेता हूँ और कमल जी ने समझा कि मैं भावावेग में बह गया हूँ, तो मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। तो इस तरह से मैं ऑडिशन पास हुआ। चलिए, ये तो बहुत ही मतलब मार्मिक प्रसंग भी है एक तरीके से ऑडिशन पास होने का। लेकिन यह है कि जब परिस्थितियां पॉजिटिव होती हैं तो प्रसंग भी उसी तरह के जैसे बन जाते हैं। ये कुछ उसी तरह का हुआ। बन जाते हैं। ठीक है। पहला नाटक मुझको मिला था, एक कार्यक्रम होता है उत्तरायण जी, लखनऊ से शॉर्ट वेव पर। तो उसमें मुझको टेस्ट के लिए एक वाक्य दिया गया था, मास्टर जी रेडियो पर खबर आई है कि लड़ाई बंद हो गई है। अच्छा। ना, बस इतना था। तो वो कब आया कब निकल गया जान नहीं पाया। और क्योंकि उसको मैंने आमदनी का जरिया बना लिया था जी, क्योंकि पिता जा चुके थे और कमाई का कोई साधन नहीं था जी। तो नाटक करने के मिलते थे 15 रुपए और लिखने के मिलते थे 25 रुपए। तो इस मामले में कुमुद नागर जी ने मेरी बहुत मदद की। अमृतलाल नागर जी के बेटे कुमुद नागर जी, वो प्रोड्यूसर थे जी। और कभी कभी नियम को किनारे करते हुए महीने में एक नाटक करवा लेते थे और एक छोटी नाटिका 15 मिनट की लिखवा लेते थे जी। तो 40 रुपए की आमदनी हो जाती थी। तो धीरे धीरे मुझको लगा कि मेरी 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 जो महत्वाकांक्षा थी वो एक डॉक्टर बनने की थी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं इस हद तक अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पागल था कि नानी के यहाँ जाता था तो नानी से, घर में रहता था तो माँ से एक आटे की लोई मांग लेता था और उस लोई को जरा सा चपटा बना करके और मुख्य द्वार पर चिपका देता था और उसमें उंगली से गड्ढा बना देता था तो वो कॉलबेल हो जाती थी। और मैं सोचता था कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और जब कोई मरीज आएगा मुझको अपने साथ ले जाने के लिए तब वो कॉलबेल को बजाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाकई। तो मेरी जो महत्वाकांक्षा थी वो डॉक्टर बनने की थी जी। लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मुझको लगा कि अच्छा उससे भी पहले तब मेरे पिता जीवित थे जी। आकाशवाणी लखनऊ में एक कविगोष्ठी हुई थी जी। तो उसमें मेरे पिता चूंकि विद्वान थे और टॉकर थे आकाशवाणी के तो उनके पास आया करते थे। तो मैं उस पास के जरिए वहां चला गया आकाशवाणी। जी। 1 नंबर का स्टूडियो था और वो स्टूडियो काफी बड़ा है। अब तो वो कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा बन गया है जी। पहले वो स्टूडियो जैसा इतना बड़ा था कि अनुपम खेर ने स्ट्राइकर नाटक में भाग लिया था और उसी स्टूडियो में उन्होंने फुटबॉल खेला था। जी। जी। मतलब खिलाड़ी की सांस कैसे फूलती है इस इफेक्ट को लाने के लिए उन्होंने उस स्टूडियो में फुटबॉल खेला था और तब रिकॉर्डिंग की थी। तो मैं वहां जाकर के बैठ गया जी। पंडित इलाचंद्र जोशी जो थे वो हिंदी के प्रोड्यूसर थे और वो उसका संचालन कर रहे थे जी। और उसमें बड़े बड़े कवि थे क्योंकि इलाचंद्र जोशी जी हमारे घर आ चुके थे इसलिए मैं उनको पहचानता था जी। बाकी लोगों को मैं नहीं पहचानता था। जरूर ही बड़े बड़े कवि थे वो और इन सब को छोड़ दीजिए तो जो सबके जो हमको जिस आवाज में गिरफ्त में ले लिया जी वो थे सूरज कुमार श्रीवास्तव। अच्छा। जी। जी, बहुत नाम है उनका। जी। जी जी। तो सूरज कुमार श्रीवास्तव को मैंने पहली बार उस शीशे की उस दीवार के उस पार से बोलते हुए सुना
जिनकी आवाज इस स्टूडियो में सुनाई दे रही थी। उसके बाद जब इलाचंद जोशी जी ने बोलना शुरू किया तो मैं थोड़ा हतप्रभ सा रह गया कि रेडियो पर तो कुछ और आवाज सुनाई देती है, ये तो बिल्कुल ऐसे सुनाई दे रही है जैसे कि हम और आप सामने सामने बैठे हुए हैं। ये तो बहुत बाद पता लगा कि वहाँ तो ऐसी ही आवाज सुनाई ही देती है। वो रेडियो पर तो आवाज रेडियो पर ही सुनाई देगी। तो सूरज कुमार श्रीवास्तव की आवाज ने मेरे ऊपर ऐसा जादू किया और मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उस दिन से मैंने मेरी आंखों ने एक नया सपना देखना शुरू किया और डॉक्टर बनने का सपना मैंने निकाल बाहर किया और मैंने एक ब्रॉडकास्टर बनने का सपना संजोया और प्रभु की कृपा है कि वो पूरा हुआ। जी। अच्छा नवनीत जी, आपने नाटकों का लेखन भी किया और साथ में नाट्य रूपांतरण भी किया आपने कहानियों के, कुछ उस बारे में बताएं। जी, जी। एक बार मेरे पास एक ऑफर आया कि 13 विदेशी कहानियों का रेडियो नाट्य रूपांतरण कीजिए और वो नेशनल से ब्रॉडकास्ट होना था। तो उसमें जो विश्व भर के जो अच्छे कथाकार थे उन सब की कहानियां मुझको दी गई। इन कहानियों का आपको रूपांतरण करना है। तो मैंने उन सब का रूपांतरण किया और उससे पहले हम रेडियो के लिए 2-3 नाटक लिख चुके थे और ये हम तभी हमने ये ज्ञान प्राप्त किया कि रेडियो के लिए लिखते समय आपको सुनते हुए लिखना पड़ता है। सही है। ये सुनाई कैसा देगा? जी। आप जो शब्द बोल रहे हैं वो सुनाई कैसे देगा? जो आप लिख रहे हैं वो शब्द बोले जाएंगे। तो बोले जाने पर ये कैसे सुनाई देंगे? पात्र के हिसाब से आपके संवाद हैं कि नहीं है। भाषा की भी बात आ जाती है कि आप खुद उसमें शामिल हो गए हैं, है ना। अगर आप नौकर का रोल है उसके लिए लिख रहे हैं उसमें अगर आप किंतु परंतु करने लगेंगे तो वो अस्वाभाविक है ना। सही है। तो वो आपको लिखते समय सुनना भी पड़ता है, कायांतरण हो जाता है, जो रोल है उसमें घुसना पड़ता है। और इस तरह से हमने फिर उस तरह की 3 सीरीज की। अच्छा। 13 या 39 कहानियों का मैंने रूपांतरण किया। उसके बाद फिर एक हमारे कथाकार मित्र हैं विभांशु दिव्याल उनकी एक कहानी थी और एक मेरी कहानी थी। तो मेरी कहानी जहाँ पर खत्म होती है विभांशु जी की कहानी वहां से शुरू होती है। अच्छा। तो मैंने उन दोनों को मिला करके और बीच में एक ब्रिज के जरिए उसको जोड़ा। बहुत सुंदर। और पूरा स्टेज प्ले बन गया। जैसे एक परिवार है जिसमें कि एक महिला के साथ किसी ने छेड़खानी की है तौर पर और वो एक ऐसा गुंडा है जिससे सब दूर रहना चाहते हैं। तो घर का जो मुखिया है वो मोहल्ले के बहुत सारे लोगों को बुलाता है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग SSP को एप्लीकेशन दें। और तो सब लोग बाकी बातें तो करते रहते हैं लेकिन एप्लीकेशन पे दस्तखत नहीं करना चाहते। सही कहा आपने। वो विषयांतर करते रहते हैं। तो जब काफी देर हो जाती है सब लोग अपना चले जाते हैं वहां से, तब वो उस व्यक्ति की पत्नी बाहर आती है। यही थे वो लोग जिनके सहारे तुम उठ के खड़े होने वाले थे। और फिर वो थोड़ा संवाद बोलती है ना। और वो कहती है कि आज तुमने अपने आप को इस संघर्ष से जूझने के लिए अपने आप को आगे नहीं किया है। कल देखना यही अभी आज तो मैं सड़क पे छिड़ गई हूँ ना, कल यही लोग घर पे आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और जो मन में आएगा करेंगे।
यहाँ से सीन चेंज होता है और दरवाजा खटखटाता है। चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चेंज ओवर के साथ स्टोरी भी चेंज हो गई उसके साथ। फिर वहां से दूसरी कहानी शुरू होती है। कुछ गुंडे आते हैं और आदमी एक है जो बूढ़ा है, लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, और लड़की को उठा ले जाते हैं। फिर वो बूढ़ा जो है वो जहाँ जहाँ जाता है मदद मांगने के लिए, पुलिस हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे समाज सेवी नेता हो, कहीं भी हो ना, हर जगह पर वो लोग आते जाते दिखाई देते हैं जिन्होंने ये कुकृत्य किया है ना। तो इस तरह से वो कहानी आगे बढ़ती है जी। अच्छा नवनीत जी, आप अपनी बात पूरी कर लें जी। तो जब ये घटना हुई तब से लड़की चुप हो गई है। फिर एक दिन जब वो बूढ़ा जो है वो किसी के यहाँ से हो करके लौट रहा है, तो वो देखता है कि जो हमको उठा के ले गया था वो तो नेता बन करके और जीप पर सवार है, हाथ जोड़े और फूलमालाओं से लगा हुआ अपना विजय जुलूस निकाल रहा है। तब वो पहली बार चिल्लाती है, वे पापा, वो पापा, वो है ना। तब वो अपने पिता की छड़ी लेकर के और दौड़ पड़ती है और भीड़ में वो गिर जाती है और जो जुलूस उसके ऊपर से निकल जाता है। ये नाटक था पूरा। जी जी, बहुत ही मार्मिक है, लेकिन बहुत ही वास्तविक भी लग रहा है सुनने पर। जिंदगी से अलग नहीं है कुछ भी इसमें। जी जी जी। अच्छा, मैं आपको ये याद दिला रही थी कि एक बहुत ही मतलब चुनौती भरा नाटक था वो जो मैं नहीं हूँ, उसमें आपने जो रोल किया है, और पूरे नाटक में लगभग 1 घंटे का या 45 मिनट का नाटक था वो, जिसमें जी उसमें मुख्य भूमिका, मोनोलॉग तो नहीं था लेकिन कई तरह के पात्र शायद आपने उसमें किए थे, जैसा भी हाँ, एक ही पात्र के कई सारे शेख। जी, कुछ उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल था। आकाशवाणी अवार्ड तब उसी साल से शुरू हुआ था जी। आकाशवाणी ने अनेक केंद्रों से कार्यक्रम बना करके और उसको पुरस्कृत करने की योजना शुरू की थी जी। तो ये नाटक उसके लिए तो खास तौर से तैयार नहीं किया गया था, लेकिन केपी सक्सेना का नाटक था जी। और प्रकाश जोशी जी, स्वर्गीय प्रकाश जोशी जी उसके प्रोड्यूसर थे जी। तो केपी सक्सेना की अपनी कुछ शर्तें थी और प्रकाश जोशी को मैं रामपुर से जानता था 1965 से, जब मैं आकाशवाणी रामपुर में 5 रुपीज पर डे के पारिश्रमिक पर अनाउंसर होके गया था। अच्छा। तब वो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव थे जी। तो मैं तब से जानता था। तो उनका बड़ा स्नेह मुझको प्राप्त था, तो वो चाहते थे कि इस रोल को मैं करूं। वो आपकी क्षमताएं भी जानते होंगे ना, उनका प्यार पाना इतना आसान नहीं था, बहुत टफ व्यक्ति थे वो, परीक्षा लेने के मामले में वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते थे। जी, तो वो नाटक रिकॉर्ड हुआ और उसको 2nd प्राइज मिला था जी। तो वो भी एक ऐसा अनुभव था। अब तो इस बात इतना जमाना बीत गया जी, आपने इतनी पुरानी बात याद दिला दी। नहीं, वो बहुत ही जैसे एक प्रतिनिधि कहानी होती है, वो प्रतिनिधि नाटक है आपके, जो भी आपने भूमिकाएं की हैं उसमें, और मील का पत्थर है वो, बहुत ही अच्छा लिखा गया था, बहुत अच्छा प्लान किया गया, प्रोड्यूस किया गया, और बहुत ही अच्छा इनेक्ट किया गया वो। जी जी। अच्छा, लेखन में भी आपने काफी प्रयोग किए हैं। कुछ समय पहले कबीर पर आपने एक स्क्रिप्ट शायद लाइट एंड साउंड प्रोडक्शन के लिए तैयार की थी, वो बहुत ही दिलचस्प था। जी जी, तो क्या एक तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने और भी किए हैं क्या? इस
तरह के और तो मैंने नहीं किए हैं जी। इसके बारे में बताएं, बहुत ही, क्योंकि महान व्यक्ति की महान कथा है, कबीर के बारे में जितना हो, और एक निश्चित टाइम में उनके बारे में उनको होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। मगहर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की जी जो योजना है केंद्र सरकार की, जी, तो उसमें ये तय किया गया कि संत कबीर पर एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम हो। जी। जैसे कि वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षनाथ जी के ऊपर एक कार्यक्रम चलता है, उसी से कुछ प्रेरित होकर के इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। जी। तो पता नहीं किस माध्यम से उसके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझको संपर्क किया। जी। और ये हुआ कि 40 मिनट या 45 मिनट का कार्यक्रम, अब 40-45 मिनट के कार्यक्रम में संत कबीर जैसे विराट व्यक्तित्व को समेटना, और फिर वो मगहर के लिए बन रहा है तो वो हमेशा के लिए चीज बन रही है। उसमें भी होता है कि कोई इम्पोर्टेंट चीज छूट न जाए। जी। तो जैसे रेडियो में लिखते समय आपको सुनना होता है, जी, वैसे ही इस दृश्य माध्यम के लिए आपको लिखते समय देखना होता है। जी जी, कि आप जो लिख रहे हैं वो स्क्रीन पर कैसा लगेगा। तो वैसे मैंने टेलीविजन के लिए काफी लिखा है। जी जी, इसलिए मुझको इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। जी। हाँ, एक चीज आपको बीच में और बता दूं। हाँ बताएं। कि मैं जब गोरखपुर में था, जी, तो वहाँ के टेलीविजन के लिए मैंने एक फिल्म बनाई। फिल्म बनाई क्या, फिल्म लिखी। जी। गाजीपुर में एक गांव है बसुका। बसुका इसलिए बदनाम है कि वहाँ पिछले 400-500 वर्षों से औरतें जो है वो सिर्फ वेश्यावृत्ति कर रही हैं। अच्छा। और वहाँ के जो लठैत जमींदार हैं वो उनको इस धंधे से निकलने नहीं देती। ऊंची ब्याज दर पर वो उनको कर्ज देते हैं और कर्ज चुकाने के लिए उनको इसी पेशे में रहना उनकी मजबूरी है। जी। तो अच्छा, वो अपने गांव में न किसी पत्रकार को आने देते हैं, न किसी फोटोग्राफर को आने देते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा बंद है गांव पूरा। उस जमाने में तो बंद ही था, पता नहीं। तो कुछ लोग वहां गए और हिडन कैमरे से थोड़ा बहुत वो कुछ शूट कर रहे हैं। जी। शायद एक रील, मतलब एक कैसेट उन्होंने शूट किया। दोबारा गए तो पुलिस के साथ गए, तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो उनके पास केवल वो एक कैसेट था, तो वो पड़ा हुआ था बहुत दिनों से। तो टेलीविजन के जो थे वो मेरे पास आए। टेलीविजन ने, किस संस्था ने इसको शूट किया था, वो लोग मेरे पास आए कि हमारे पास एक कैसेट है और हमारे पास इतनी सामग्री है, बताइए इसका आप कुछ कर सकते हैं। तो कई जगह से होकर के आ गए थे, जैसे सब लोग कह रहे थे इसमें तो कुछ नहीं बन सकता है। ये बात मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल इस रूप में कह रहा हूँ कि मैंने उसमें से रास्ता एक निकालने की कोशिश की है। जी। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो चलिए इसको देखते हैं आप क्या शूट करके लाए हैं। अब वो टुकड़ों टुकड़ों में जरा सी चीजें थी, तो जो देखे तो किसी काम की नहीं। मैंने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, थीम में पिरोया उसको। मैंने कहा कि अच्छा, जो आप शूट करके ले आए हैं चलिए मैं उसी पर बनाता हूँ। तो उनके पास 40-45 मिनट की रिकॉर्डिंग थी।
अब जैसे कैमरामैन साथ में है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने सूर्यास्त ही शूट कर लिया, ऐसे ही बेकार में। कैमरे के अपर्चर का ये है कि बंद से जब खोलेंगे, है ना, तब वो सूर्योदय होगा, और अगर खुले अपर्चर को बंद करेंगे तो सूर्यास्त होगा। अब ये तो सूर्यास्त था, तो मैंने यहाँ से कैमरा की फिल्म यहाँ से शुरू हो गई। मैंने सूर्यास्त को सूर्योदय बना दिया। कि सूरज भी पिछले 400-500 वर्षों से वहाँ जाने को आ रहा है जी, कि पिछले 400-500 वर्षों से कुछ बदला है या अभी तक वही हालात हैं, और यहाँ से उसको मैंने शुरू कर दिया जी। तो 26 मिनट की फिल्म बनी। 26 मिनट की फिल्म बनी और 45 मिनट का शूट था आपके पास, जिसका कोई सिरा नहीं था। जी। और वो टेलीविजन गोरखपुर से टेलीकास्ट हुई। और हाँ, तो कबीर साहब के बारे में बात हो रही है। जी जी। तो वही लिखते समय देखना, तो मैंने उसको 40 मिनट या 45 मिनट कुछ ऐसा ही ड्यूरेशन था उसका। ऐसा ही है। तो उसको मैंने संवादों में लिखा जी, अलग अलग। तो इससे क्या हुआ कि वो जो डायरेक्टर था उसका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैंने उसको ये बता दिया कि ये क्या सीन है, क्या संवाद है ना। अब जैसे ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, कमल के फूल पर मिले, ये सब किंवदंतियां हैं, है ना, ये सब किंवदंतियां हैं। तो इसको भी बदलना था कि बस सरोवर के निकट वो मिले। तो मेरा कि जो जिनको पूरी पृथ्वी को आलोकित करना होता है, वो ऐसे लोग सरोवर के निकट भी पाए जाते हैं जी। तो हमने वहां पर ये दिखा दिया कि सरोवर के निकट वो पाए गए। अब वो उतने बड़े बच्चे का बोझ कमल का फूल का उठा सकता है, तो ये शूटिंग के लिहाज से भी मुश्किल था और विश्वास करने के भी लायक नहीं जी। तो अगर हम वो लिखते तो वही पुरानी बात को दोहराना हो जाता। हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो वो भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा जी। अब कोरोना अगर ना आ गया होता तो वो अब तक वहाँ पर शुरू हो गया होता। जी जी। अच्छा, वो अभी तक रुका हुआ है? जी हाँ, वो बन करके तैयार है और रुका हुआ है। जी, चलिए, कोरोना ने तो सबको ही रोक दिया है और बंद कर दिया है, लेकिन बड़े क्रिएटिव काम भी इस कोरोना में हो रहे हैं। ऐसा थामा है समय को और लोगों को इसने। अच्छा नवनीत जी, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बोलना आपको हमेशा बहुत पसंद रहा। वैसे मतलब हमने कहा कि आपको चुप रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन माइक के सामने बोलना आपको बहुत पसंद रहा है। वॉइस ओवर का काम आप बराबर कर रहे हैं। एक बात और, हिंदी के साथ ही उर्दू का आपका उच्चारण बहुत शुद्ध है। बातचीत में भी आप उर्दू या कहें फारसी के शेर कहावतें ये सब बड़ी आसानी से जोड़ लेते हैं अपनी बातचीत में। जी, तो इसके ये आपने अपने में कैसे विकसित किया, या इसकी जड़ें भी पहले से थी आपके अंदर? देखिए, बोलने से मुझको इश्क है। कार्यक्रम के संचालन के लिए हाँ कह देता हूँ तो मेरे लिए खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब हराम हो जाता है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा उसी के बारे में मैं इतना ज्यादा सोचने लगता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, मैं किस सुर से नमस्कार कहूँगा, मैं कैसे ऐसे स्टार्ट करूं कि मैं पहले अपने नमस्कार से ही लोगों को इस तरह की चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। किसके बारे में मैं क्या बोलूंगा। अच्छा, मैं इस
स्क्रिप्ट लेके नहीं बोलता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर तनाव ज्यादा होता है। मैं शायद एक कागज पर एक आध संकेत भर रखता हूँ अपने पास जी। और उसके आधार पर मैं उसको एलोबरेट करता चलता हूँ। अच्छा। तो बोलना जो है वो बहुत हमेशा इम्तिहान में डालता है मुझको। मैं जितनी बार बोलता हूँ उतनी बार मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ। मैं जब कहीं नहीं बोल रहा होता हूँ तब भी मैं अपनी हथेली और कान के बीच में एक सेतु बना करके अपनी आवाज सुनता रहता हूँ कि मेरी आवाज कैसी मिल रही है। मतलब उम्र बीत गई है बोलते हुए, लेकिन अब भी लगता है कि मैं और अच्छा बोल सकता हूँ, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये एक रियाज जिसे कहते हैं, संगीत में से रियाज कहते हैं। रियाज कहते हैं कि रियाज नहीं छूटना चाहिए, जब जरूरत होगी तब गा लेंगे, लेकिन रियाज है तो अपने पे भरोसा बना रहता है कि जब जरूरत होगी तो हम गा लेंगे। जी। तो ये जैसे अनाउंसमेंट है या रीडिंग है, उसमें तो स्क्रिप्ट आपके सामने है, उसमें आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बस केवल आपको एक ही गति में, है ना, एक ही पेस के साथ और एक ही तरह से आपको, क्योंकि अनाउंसमेंट तो थोड़ा नाटकीय हो सकता है, लेकिन न्यूज रीडिंग जो है वो मैटर ऑफ फैक्ट है। उसमें ड्रामा नहीं होता। जी। मेरा ऐसा मानना है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जमाने जो हैं, आपने बोला कि वो जमाने चले गए जो उस तरह से न्यूज पढ़ी जाती थी, लेकिन दुनिया के दिमाग में जो पुराने श्रोता हैं उनके दिमाग में वो पुराने समाचार और एक ऑथेंटिसिटी जो है कि जब तक रेडियो से समाचार नहीं सुन लेते हैं तब तक उनको यकीन नहीं होता कि ये खबर अफवाह है कि सच है। तो वो विश्वसनीयता जो है वो उसके सुनाने के, पढ़ने के तरीके में भी शामिल है, कंटेंट के साथ साथ। विश्वसनीयता का जो सीधा संबंध है वो तो एडिटोरियल से है। जी। समाचार वाचन से विश्वसनीयता का कोई संबंध नहीं, वो उनको यही लगता है ना कि जैसे उन तक समाचार तो समाचार वाचक ही पहुंचा रहा है, तो समाचार वाचक का जो सीधा संबंध है वो सुनने वाले के मनो मस्तिष्क से है। जी। मैं अशोक वाजपेयी का एकलव्य रहा हूँ। उनको सुन करके मैंने बोलना सीखने की कोशिश की है, क्योंकि उन जैसा बोलने वाला हमने दूसरा नहीं पाया। जी। तो ये अपनी पसंद है। और तो जहाँ तक विश्वसनीयता की बात है तो ये लोग उसको शायद और ज्यादा, जैसा कि आप कह रही हैं, उसको और ज्यादा विश्वसनीय बना देते हैं। जी। अब अच्छा, ढाका फॉल का अनाउंसमेंट जब अशोक वाजपेयी ने किया और हमारी सरकार की तरफ से जो चेतावनी दी गई पाकिस्तान को कि 24 घंटे के अंदर आप आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो उसके बाद की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। ये जिस तरह से अशोक वाजपेयी जी ने पढ़ा है, अद्भुत। मतलब वो तो जैसे पूरा देश बोल रहा है। सही बात। जैसे पूरा देश हुंकार भरते हुए कह रहा है। तो उनके अंदर बहुत कुछ दिनकर वाला भाव भी था अशोक वाजपेयी जी के अंदर। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ललकार के बोलते थे, लेकिन एक आवाज का जो उनका बनावट थी, आवाज की बनावट, और दूसरा अपने बोलने पे पूरा होल्ड, कंटेंट की पूरी समझ, इतना इन्वॉल्व होके समाचार पढ़ने औरों में उतना नहीं दिखता है। देवकीनंदन पांडे जी का अपना स्टाइल था। देवकीनंदन पांडे जी
पहले दिमाग में आते हैं तब दिल में जाते हैं। ये सीधे हिट करते हैं, सीधे हिट करते हैं, सीधे दिल में आते हैं। जी, बहुत सही बातें हो रही हैं। और जमाना मतलब जब तक रहेगा, जब तक रेडियो की थोड़ी भी स्मृति रहेगी, तब तक ये नाम उसी तरह जैसे जसदेव सिंह जी की कमेंट्री लोग नहीं भूल सकते। असल में अब रेडियो माइंडेड लोग नहीं आ रहे हैं, है ना। कहीं भी नौकरी करनी है, चलो रेडियो नहीं कर लें। इस तरह के लोगों से रेडियो नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बना रह पाएगा। रेडियो माइंडेड लोग पहले आते थे जी। तो वो चाहे अधिकारी वर्ग हो और चाहे कलाकार वर्ग हो, वो सब रेडियो माइंडेड होते थे जी। अगर रेडियो माइंडेड नहीं होते तो एक महिला चरित्र का अभिनय एक स्क्रीन डायरेक्टर कर पाता? नहीं कर पाता, सही बात, नहीं कर सकता था जी। प्रोग्राम पहली चीज थी कि आप सब कुछ भूल जाइए, आप एयर पे जाना, कार्यक्रम जाना, स्लॉट में कुछ जाना, ये और वही जाना जो घोषित है पहले से, ये सब कमिटमेंट्स की बातें थी कि एक वायदा किया है श्रोता के साथ। आपने उर्दू की बात की जी, उच्चारण की बात की, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिला जी। मैंने कान लगाकर सुना बहुत है जी कि कौन कैसे बोल रहा है। और ये प्रक्रिया तब से शुरू हो गई थी तब से मैंने ब्रॉडकास्टर बनने का ख्याल अपने दिल में बसाया और तभी से मैंने उर्दू सर्विस खूब सुना जी। और जो उर्दू भाषी लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे सुना। गलत सलत जैसे बोलते थे और कहते थे बताइए मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। वो जो रेस लगाना होता है ना, जैसे नीचे नुक्ता लगाना, उसको रेस लगाना कहते हैं। तो उनसे कह रहे थे कि हम गलत अगर रेस लगाएं तो जरा टोकिएगा हमको, बताइए। जी हाँ, गुरु की डिक्शनरी ला करके रखी तो उससे मदद मिलती है जी, लेकिन जी। बोलने में मदद जो है डिक्शनरी नहीं करेगी। बोलने में मदद तो आपके कान करेंगे कि आप कायदे से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, आप अच्छे श्रोता है कि नहीं है जी। और अपने ऊपर संदेह करना आपको आता है कि नहीं जी। कि आपको जरूरी नहीं कि आपको जो आता है वो आपको सब कुछ सही ही आता हो। है कि आपको बहुत सी चीजें गलत है ना। जैसे आजकल एक शब्द चल रहा है, उन्होंने खुलासा करते हुए बताया। खुलासा जो है, खुलासा खोलना नहीं है, खुलासा मतलब संक्षिप्तीकरण। खबरों का खुलासा आखिर में बोलते हैं ना, खबरों का खुलासा वो संक्षिप्तीकरण जब वो हेडलाइन रिपीट कर रहे हैं वो है खुलासा। लेकिन अब वो खुलासा चल गया है ना। विधानसभा की हंगामी बैठक, वो हंगामी बैठक, वो हंगामी का कोई मतलब हंगामा से नहीं है। हंगामी का मतलब जल्दी में बुलाई गई, इमरजेंसी में बुलाई गई बैठक। अब वो हंगामी तो हंगामी हो गया ना। ये ना समझो कि डिक्शनरी है जिसने ये चीजें शुरू की कि हंगामी माने हंगामा। जी जी जी। जैसे बीच में वो था ना, उन्होंने स्वीकारा, वो जिस तरह के जो शब्द चले थे हिंदी में भी चले हैं वो सुनने में बड़े अटपटे लगते हैं, लेकिन होता है कि इसको क्रियापद को आपने उसी में मिला दिया और भाषा अपनी गढ़ ली। नए नए प्रयोग जो नए लेखकों ने भी प्रयोग किए थे, तो वो वही बात है कि एक मजबूत भाषा जब आपके पास है, प्रयोग में आप कुछ सार्थक कर रहे हो तब तो ठीक है। बाकी ये है कि प्रयोग तो प्रयोग ही रहेंगे, लेकिन नहीं होंगे तो फिर उनका अच्छा बुरा कैसे पता चलेगा। अब अच्छे अच्छे लोग जैसे अगरचे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगरचे, अगरचे आप आएंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। ये अगरचे जो है, ये अगरचे मतलब इसके अर्थ में नहीं है। अगरचे का मतलब है ऑल्दो, यद्यपि।
यद्यपि अगर नहीं है उसका मतलब, उसका मतलब अगर नहीं है। उस बज़्म में मुझसे नहीं बनती हया किए, बैठा रहा अगरचे इशारे हुआ किए, है ना। अगरचे का ये मतलब है। जी, चलिए हम तो आपसे कहेंगे कि आप इस जो हम लोग की बातचीत हो रही है, इस उच्चारण को लेकर कोई एक छोटी स्क्रिप्ट, कोई एक प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारी पीढ़ियों का कल्याण हो जाए, जो न हिंदी जानते हैं न उर्दू जानते हैं। अब कोई सीखना भी नहीं चाहता है। हाँ। है ना। पत्रकारिता में रेडियो जर्नलिज्म का कोर्स करने वाले सोचते हैं कि जल्दी से गन माइक हमारे हाथ में आ जाए और हम रिपोर्टिंग करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने लगे और हमारा लोगो दिखे माइक पे कि हम किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके पास नाम सवाल पूछ पा रहे हैं ना, दिए गए जवाब को समझ पा रहे हैं। अरे नीलम जी, टेलीविजन पर आप देखिए कि जब तक टेलीप्रॉम्प्टर सामने रहता है तब तक सारे लोग खूब धुआंधार बोलते हैं, लेकिन जैसे ही दो वाक्य अपनी तरफ से बोलने के लिए आ जाए तो गड़बड़ा जाते हैं। जी बिल्कुल। टेलीप्रॉम्प्टर देख करके तो आप बोल रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत सुचिंतित हैं, विचारवान हैं आप। जी। बहुत स्पष्ट है अपने सोच में, क्लियर है बिल्कुल, लेकिन एक वाक्य नहीं गढ़ पाते अपनी तरफ से। नवनीत जी, आपकी कई कहानियों के अनुवाद हुए, उन पर शोध हुआ, साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान मिले, प्रसारण विधा के लिए आप संदर्भ व्यक्तित्व हैं, तो कैसा महसूस करते हैं अपनी उपलब्धियों को लेकर? ये सब प्रभु की कृपा है, भाग्य है। मैं भाग्य को बहुत मानता हूँ जी। इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं। अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, अच्छी अच्छी संगतें मिली, और उससे भी बड़ी बात ये कि डेस्टिनी लीड्स, डेस्टिनी आगे आगे चलती है, वो आपको जहाँ पर ले जाना चाहती है उसी तरह की होतव्यता होती जाती है। होतव्यता आपको वहीं उसी तरफ ले जाती है, उसमें आपका कोई योगदान होता नहीं है। हम कह लें कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन वो बात अपनी जगह सही है नहीं जी। और अब भाग्य ने मुझको ब्रॉडकास्टिंग में डाल दिया। अब उसके बाद मेरा ये धर्म था, मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने आप को खराद पर चढ़ाऊं, कोशिश करूं कि अच्छा से अच्छा कर सकूं जी। वो मैंने किया। और धन और भाग्य, धन और यश, ये दो चीजें तो सभी को चाहिए होती है ना जी। मुझको भी चाहिए होती रही होंगी, लेकिन मिलता उसी को है जिसके लेलार पर लिखा होता है ना जी। हमसे पहले कितने सारे अनाउंसर हो गए, कितने सारे न्यूज रीडर हो गए, और आज आप YouTube पर मुझसे बात कर रही हैं जी। तो ये भाग्य की बात है जी। नहीं, दोनों बातें अपनी जगह है। आपका कहना भी सही है कि भाग्य आगे आगे चलता है, लेकिन यह है कि सपने देखना और जो डेस्टिनी लेकर जहाँ पहुंचा रही है वहां पर भी अपने को प्रूव करना, ये दो चीजें ऐसी है कि ये कभी हारने नहीं देती। परिस्थिति के हिसाब से आपके फ्रंट बदलते जाएंगे, मोर्चे बदलते जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने को साबित करना चाहते हैं, सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अपनी कोशिश भी कहीं ना कहीं कामयाबी दिलाती है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? वो कोशिश भी करने की प्रेरणा तो कहीं से मिलती है ना। आप हारेंगे नहीं। वो प्रयास करने की जो प्रेरणा है, जी जी, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण है ना, पूर्व में तो प्रेरणा होती है जी, और वो प्रेरणा कहाँ से पैदा होती है जी, तो उसको जैसे वो उर्दू भाषियों के बीच में
दो शब्द हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारी तारीफ जो है वो उसकी है, ऊपर मेरा वाले उसमें की। कुछ नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अगर उसने चाहा तो ये जो दो शब्द हैं ये आदमी को निराभिमानी बनाए रखते हैं। जी, सार है, पूरी जिंदगी का सार है इसमें, तो पूरे जीवन का सार है इसमें। अगर प्रभु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने चाहा तो जी। और सारी तारीफ उसकी है जी, मेरी कोई तारीफ नहीं है। चलिए नवनीत जी, आपसे जो बातचीत हुई बहुत ही दिलचस्प रही, और जिस मोड़ पर ये खत्म हो रही है तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं कि इतना अच्छा समय आपके साथ बीता और इतनी बढ़िया बातचीत हुई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझसे बातचीत की जी। मन के मौसम YouTube चैनल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।